हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रहीमुद्दीन आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12th की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 15 के कुछ लेक्चर्स। आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम एक ऐसी थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर 19th सेंचुरी में रिवॉल्यूशन लाया। इस थ्योरी के बेसिस पे कुछ इम्पोर्टेंट डिवाइसेस डिज़ाइन किए गए जिनमें हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर और ट्रांसफार्मर शामिल हैं। जी हाँ, हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को थोरली समझने के लिए, फुली समझने के लिए हमें इस लेक्चर में कुछ टॉपिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। हम कुछ टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली है क्या। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ। तो हमारा पहला टॉपिक होगा कि बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने डिस्कवर किया और किस बेसिस पे किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको कैसे हम डिस्क्राइब करें, कैसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे हम समझ लें, वो हमारा अगला टॉपिक होगा। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मेथड्स टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आपने यूनिट नंबर 14 में पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक के अंदर, उस चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली है क्या। इस लेक्चर के अंदर हम इसको समझ लेंगे अगर किसी को समझ में नहीं आया हो। उसके बाद हमने पढ़ना है व्हाट आर द मेथड्स टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए आपको क्लास 12 की जो फिज़िक्स है उसके यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक, उसका चैप्टर सही तरह आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस थ्योरी के रूट्स उस चैप्टर के अंदर है। हमारा अगला जो टॉपिक होगा, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेथड्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट, कि किसी सर्किट के अंदर हम ईएमएफ को कैसे हम इंड्यूस करें। एंड देन हम तमाम को समराइज करके एक लॉ की फॉर्म में लेके आएंगे, और वो है हमारे पास फैराडेज लॉ, यानी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ बैकग्राउंड। 1820 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था हांस क्रिश्चियन ओयरस्टेड, इसने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास हो, उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ एसोसिएट करती है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड। हम ये भी डिड्यूस कर सकते हैं इससे कि करंट इज अ काज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय अलाउइंग करंट थ्रू अ कंडक्टर। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्या इसका रिवर्स इफ़ेक्ट पॉसिबल है, रिवर्स जो डेमोन्स्ट्रेशन हम कर सकते हैं। रिवर्स डेमोन्स्ट्रेशन ओयरस्टेड का क्या हो सकता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड से करंट को प्रोड्यूस कर लें किसी सर्किट के अंदर बाय सम मीन्स, बाय सम मेथड, बाय सम टेक्निक, कि आप मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर लें, करंट को प्रोड्यूस करें, करंट को अलाउ फ्लो कर लें किसी सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले सक्सीड कर गए 1831 में माइकल फैराडे, और उसके बाद इसका रिवर्स जो इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करने में कामयाब हुए कौन, जोसेफ हेनरी इन 1832। दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि किसने डिस्कवर किया है,
माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी ने। नाउ हम देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी के बाद कैसे डिस्क्राइब किया गया, कैसे हम इसको समझ लेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो वो हम देखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर सिंपली EMF across the ends of an electrical conductor in a changing magnetic flux. That is known as electromagnetic induction. यहाँ तीन चीज़ों को मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है। पहला है हमारे पास इंड्यूसिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स across the ends of an electrical conductor when the conductor is placed in changing magnetic flux. यानी आप क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अक्रॉस आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इंड्यूस करना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की प्रॉपर्टी उस कंडक्टर के एंड्स का अक्रॉस क्या करना, आपने प्रोड्यूस करना है। जब उस कंडक्टर को हम कहाँ पर रखें, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर रखें। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा एक्चुअल जो होगा, टास्क जो होगा, ये इंड्यूसिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में आपने पढ़ा है, EMF। व्हाट इज EMF? दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस EMF इंड्यूस करने का मतलब क्या होगा, कंडक्टर का एक एंड लोअर पोटेंशियल पे होगा, दूसरे एंड को क्या करना पड़ेगा, हायर पोटेंशियल पे। कैसे करना पड़ेगा, इस एंड से आपको पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, लिफ्ट करना है। 1 कूलम चार्ज को लिफ्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, वर्क कैसे करेंगे ये भी देखेंगे आगे हम। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन टू लिफ्ट 1 कूलम चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। चार्ज को आपने क्या किया, लिफ्ट किया लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जाने के लिए। जिस तरह आप किसी मास को आप क्या करते हैं, किसी सरफेस से हायर पॉइंट पे लेके जाते हैं तो वर्क करते हैं, तो इक्विलिब्रियम में रख के वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जब हम मास की बात करते हैं, देयर इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सिंपली स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे सिंबल फॉर चार्ज, चार्ज सिंबल फॉर चार्ज क्यू। सो इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या करना आपने, EMF को इंड्यूस करना है। जब भी आप इस कंडक्टर को कहाँ पर रखेंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो उसके अंदर क्या होगी, वो EMF इंड्यूस होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद हम पढ़ते हैं एक और टर्म, फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज क्या है, हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि अगर हमारे पास सिंगल लूप हो तो हम जनरल केस क्या कहते हैं, इसमें जो फील्ड लाइन पास हो रही होगी उसे हम कहते हैं जस्ट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई देयर इज इक्वल टू BA। अगर हमारे पास कोई कॉइल हो जिसमें मोर देन 1 टर्न हो, लूप्स बहुत सारे हों, वो लूप्स यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, सारे एक जैसे भी हो सकते हैं, वो लूप्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हम एक कॉइल की बात करते हैं जो कि कंसिस्ट करता है मैनी लूप्स में, तो उसमें से जो टोटल फील्ड लाइन जो पास हो रही होंगी उसे हम कहते हैं क्या, फ्लक्स लिंकेज। व्हेन अ कॉइल हैज़ मोर देन 1 टर्न देन द टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज नोन एज फ्लक्स लिंकेज। कैसे निकालेंगे भाई फ्लक्स लिंकेज, ये भी देखना पड़ेगा। ज़रा देखते हैं यहाँ पर पिक्टोरियली क्या है हमारे पास जी। यहाँ पर एक कॉइल दिया हुआ है जिसमें
जो कि यूनिफॉर्म जिसमें लूप्स हैं, इसमें फील्ड लाइन जा रही है, ये n नंबर ऑफ टर्न्स है। सपोज यहाँ पर हमने जस्ट 1 2 3 4 शो किया है, हम कहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, n है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। और याद रखिएगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस इन लूप्स पे जो वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है, इसके पैरेलल में है, तो मैक्सिमम फ्लक्स की पैसेज है। ठीक है, हम फ्लक्स लिंकेज कैसे निकालें, n फाई से। एक के अंदर क्या है, एक जो लूप में से फ्लक्स है वो b ए कोसाइन थीटा, तो टोटल जो कॉइल में से कितनी हो जाएगी, n b a कोसाइन थीटा। सो दिस इज द फ्लक्स लिंकेज और the formula to find flux linkage through a coil that has uniform turns। अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म टर्न्स हो, कोई लूप क्या है, बड़ा सा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, या डिफरेंट साइज़ के हैं हों, तो हम कैसे निकालें इसमें से फ्लक्स जो है लिंकेज हम निकालेंगे। फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू फर्स्ट लूप में से फील्ड लाइंस कितनी जा रही है, यानी उसमें से फ्लक्स कितना है φ1, प्लस सेकंड लूप में से क्या होगा φ2, प्लस थर्ड में से क्या होगा सो ऑन अप टू φn। सो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स निकालने के लिए हमने ईच लूप में से अलग अलग फ्लक्स की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, और उनको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। जी हमारा अगला टॉपिक है मेथड्स टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आपने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है, फ्लक्स लिंकेज पढ़ा है, उस फ्लक्स लिंकेज को या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के क्या टेक्निक्स है, क्या मेथड्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए, फार्मूला अगर हम देखें इसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला देखें, बी ए कोसाइन थीटा। अगर हम एंगल को कांस्टेंट रखते हैं, यानी ओरिएंटेशन जो लूप का ओरिएंटेशन है, कॉइल का ओरिएंटेशन, उसको चेंज नहीं करते हैं, तो फ्लक्स की डिपेंडेंस दो फैक्टर्स पे है, मैग्नेटिक फील्ड पे और एरिया वेक्टर, एरिया पे। यानी लूप एरिया जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसमें फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। अगर हम स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल मैग्नेट यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने लूप रखा हुआ है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं आप, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज़ करते हैं, तब भी फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंडेंट है, एरिया ऑफ लूप पे भी है, और एंगल पे भी है। अगर आप दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आप इसको शो कर रही है ये लाइंस। अगर हम लूप को हम परपेंडिकुलर रखते हैं, यानी इस ओरिएंटेशन रखते हैं कि इसका नॉर्मल क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप को हम कैसे रखें कि इसका नॉर्मल टू द लूप जो होगा वो पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। तो एंगल पे भी डिपेंडेंट है। अगर आप एंगल को कांस्टेंट रख के इन दो क्वांटिटीज़ को बढ़ाते हैं, इन दोनों में से किसी एक को बढ़ाते हैं, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, वो बढ़ेगी। दोनों को अगर बढ़ाते हैं और भी बढ़ेगी। ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा, आप एक को बढ़ाते हैं और उसी रेट से दूसरे को कम करते हैं, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, सो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि चेंज इन फ्लक्स देयर इज बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ एरिया। एरिया को चेंज करने से या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से क्या होगी, फ्लक्स में चेंजिंग आएगी। हमारा अगला टॉपिक है मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ। किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ को इंड्यूस करना, यानी इंड्यूस करने के टेक्निक्स या मेथड्स क्या हैं, वो आप समझ लेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक यूज़ किया है सिमुलेशन। सिमुलेशन होता क्या है, सिमुलेशन एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया कंप्यूटर प्रोग्राम है। पर्टिकुलर टास्क के लिए हमारा टास्क क्या है, ईएमएफ को इंड्यूस करना।
इसको समझने के लिए हमने एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हेल्प लिया हुआ है, जिसमें आपको ये दिखाया गया है कि एक कॉइल है जिसके एंड्स के अक्रॉस एक गैल्वानोमीटर और साथ में एक परमानेंट मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। याद रखिएगा ये सिमुलेशन जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, एक्चुअली ईएमएफ जब भी आप इंड्यूस करेंगे या उस ईएमएफ की वजह से जो करंट जो फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, वो इस तरह नहीं करेगा, इस स्पीड से नहीं करेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको स्लो मोशन में उस प्रोसेस को दिखाया गया है। तो बढ़ते हैं हमने क्या करना है, फ्लक्स को चेंज करना है इस कॉइल में से। जब फ्लक्स चेंज करेंगे ईएमएफ क्या होगी, वो इंड्यूस होगी, और उस ईएमएफ की वजह से सर्किट, क्योंकि क्लोज सर्किट है इसलिए क्या होगा, उस ईएमएफ की वजह से एक करंट ने क्या करना है, फ्लो करना है। उस करंट को आया करंट फ्लो हो रहा नहीं हो रहा, उसको समझने के लिए यहाँ पर एक तो दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तो ग्राउंडर अटैच किया है, डिफ्लेक्शन से आपको अंदाज़ा होगा, और दूसरी बात ये जो ब्लू डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये चार्ज करे यानी इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करते हैं। ये इनकी मूवमेंट ये शो कर रही होगी कि भाई ये यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, यानी ईएमएफ की वजह से एक करंट इंड्यूस कर रहा है। देयर करंट इज नोन एज इंड्यूस करंट। तो बढ़ते हैं हम आगे, इस सिमुलेशन की तरफ जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि आया क्या हो रहा है, ज़रा अटेंटिवली देखिएगा कि जब भी हम फ्लक्स चेंज कर रहे होंगे, और फ्लक्स चेंज कब कर रहे होंगे, जब आप मैग्नेट को मोमेंट देंगे या इस कॉइल को क्या कर लेंगे, मोमेंट देंगे, तब ग्राउंडर क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। यहाँ पर देखिए, जब भी आप मैग्नेट को मोमेंट देते हैं, चार्ज कैरियर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस हो रही है। या कॉइल को मोमेंट दे दें आप मैग्नेट को स्टेशनरी रख के, तब भी चार्ज कैरियर्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी ग्राउंडर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। इससे हमने क्या डिड्यूस किया, क्या हम समझ रहे हैं इससे कि जब भी मैग्नेट और कॉइल में रिलेटिव मोशन हो, यानी या तो मैग्नेट को आप मूवमेंट दे दें कॉइल को स्टेशनरी रख के, या आप क्या कर लें, मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कॉइल को मूवमेंट दे दें, इसे हम कहते हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी और उस ईएमएफ की वजह से एक करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, जिसे हम कहते हैं क्या, इंड्यूस करंट। व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, द ग्राउंडर शोज डिफ्लेक्शन इन गेटिंग द फ्लो ऑफ इंड्यूस करंट। कि इसके अंदर ये करंट क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है जब भी क्या हो, रिलेटिव मोशन हो। एक और चीज़, जब आप रिलेटिव मोशन दे रहे थे, या तो कॉइल ने मूव करना है या मैग्नेट ने मूव करना है, ड्यूरिंग मोमेंट, ड्यूरिंग मोशन इंडक्शन होगी। अगर आप इसको रोक लेंगे, रेस्ट में रखेंगे, इंडक्शन नहीं हो रही होगी। ज़रा फिर से देखिएगा, ये एक्चुअली नॉर्थ पॉइंट है, रेस्ट में लाया, ये इंडक्शन नहीं देगा। जब मूवमेंट हो रही होगी तब क्या है, डिफ्लेक्शन हो रही है। मूवमेंट नहीं हो, नो डिफ्लेक्शन। सो द डिफ्लेक्शन इज मोमेंटरी, इट लास्ट सो लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। मैग्नेट और कॉइल के बीच में जब रिलेटिव मोशन हो तब क्या है, इंडक्शन होना है। अगला हमारा है एक्सट्रैक्ट है ये, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट चेंज इफ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स एंड विथड्रॉन फ्रॉम इट। ज़रा फिर से देखिएगा, इसको और समझ लें आप। जब आप टुवर्ड्स ले जाते हैं एक डायरेक्शन में करंट फ्लो है, अवे ले जाएंगे दूसरी डायरेक्शन में, देखिएगा टुवर्ड्स में और अवे में क्या है, डायरेक्शन में क्या आती है, चेंजिंग आती है। आप कॉइल को मोमेंट दे दें, टुवर्ड्स में एक डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है और अवे में एक डायरेक्शन में क्या है, करंट इंडिकेट कर रहा है। ये यहाँ पर हमने क्या किया, देख लिया कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट चेंज इफ द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स एंड विथड्रॉन फ्रॉम इट। जब टुवर्ड्स ले जाएंगे एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, अवे ले जाएंगे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या करता है, रिवर्स करता है। नाउ इसकी तरफ ज़रा देखिएगा, जब आप फास्ट ले जाएंगे ज़्यादा इंडक्शन हो रही है, जब आप स्लो ले जाएंगे
इंडक्शन क्या हो रही है, स्लो। दैट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ इंडक्शन, ईएमएफ जो इंड्यूस या करंट जो फ्लो करेगा वो कम करेगा जब आप स्लोली क्या कर लेंगे, मूव कर लेंगे या मैग्नेट को या कोयल को। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक और सिमुलेशन की तरफ देखते हैं हम। साउथ को अगर आप पॉइंट करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या करता है, रिवर्स करेगा। एक और टेक्निक हमारे पास, अगर हम एक कॉइल ले लें, उसके एंड्स के अक्रॉस एक डायरेक्ट करंट सोर्स जोड़ें और उसका एक नेबरिंग एक कॉइल है जिसका अक्रॉस हमने क्या किया है, एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया है। अगर हम इन दोनों को स्टेशनरी रख के, स्टेशनरी रखना है आपने, रख के आप इस प्राइमरी कॉइल जो पहले रखा हुआ है जहां पर आपने बैटरी जोड़ी है, डायरेक्ट करंट सोर्स जोड़ा है आपने, ठीक है ना, उसमें करंट अलाउ कर ले तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस कॉइल में। आपने पढ़ा सोलेनॉइड के अंदर, जब सोलेनॉइड में से जब करंट पास करते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लाइक बार मैग्नेट। यहां पर भी बार मैग्नेट की तरफ क्या होगी, वो फील्ड बनेगी, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह क्या होगी, वो फील्ड बनेगी यहां से। लेकिन ये फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट फील्ड इस दूसरे के साथ लिंक्ड है, लेकिन इंडक्शन नहीं होगी क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या है, चेंजिंग नहीं आ रही है। जरा देखते हैं, देखिए करंट फ्लो हो रहा है, कोई इंडक्शन नहीं है। लेकिन जब हम इसको मूवमेंट देंगे, इस कॉइल को मूवमेंट देंगे, तब जाके क्या हो रही होगी, इंडक्शन होगी। क्योंकि अभी आपने क्या किया, फ्लक्स में क्या किया, आपने चेंजिंग लाया, जो लिंक जो फ्लक्स है उसमें चेंजिंग लाया। इसको स्टेशन रख के आप सेकेंडरी जो कॉइल है उसको मूवमेंट है, तब भी क्या होनी है, इंडक्शन होनी है। सो एक अनदर टेक्निक, मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ में अगला जो टेक्निक हमारे पास क्या है, दो कॉइल स्टेशनरी रखें, लेकिन जो प्राइमरी जो कॉइल है उसके अक्रॉस आपने एसी सप्लाई दिया है। अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट की जो आपने देखा होगा वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड चेंज भी है, साथ में डायरेक्शन में इसने क्या करना है, रिवर्स भी करना है। अल्टरनेटिंग करंट आप पढ़ेंगे आगे। अल्टरनेटिंग करंट यानी ये तो बेसिक आपने पढ़ा है कि वो करंट जिसमें मैग्नीट्यूड में चेंजिंग भी आती है, साथ में पोलैरिटी में भी चेंजिंग आती है विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द पोलैरिटी ऑफ करंट चेंजेस ऑफ रिवर्सेस। ठीक है, उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जब हम इस टेक्निक से देखते हैं कि यहाँ पर आपने अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जोड़ा है, तो इससे जोड़ने की वजह से क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगी, वो चेंजिंग आएगी, इंक्रीमेंट आएगी। करंट डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगी, वो डिक्रीमेंट आएगी। ज़रा देखिएगा करंट क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है यहाँ पर। ये हालांकि दोनों में मूवमेंट नहीं है, दोनों कॉइल्स को हमने क्या स्टेशन रखा हुआ है, लेकिन एक के अंदर अल्टरनेटिंग करंट अलाउ किया, उसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के साथ क्या है, लिंक्ड है, उसमें क्या करना है, इंडक्शन करना है। ये थे हमारे पास टेक्निक्स कि आपने किसी कॉइल में से फ्लक्स को चेंज करना है और चेंज करके आपने उस कॉइल के अंदर क्या करना है, ईएमएफ को इंड्यूस करना है। अब बढ़ते हैं हम इन तमाम को समराइज करके। हमने ये सीखा कि भाई ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की टेक्निक्स देखे हमने। उन टेक्निक्स के बेसिस पे फेराडे ने क्या डिड्यूस किया, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑफ द फिनोमेना। फेराडे प्रपोज्ड 2 लॉज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे ने इन तमाम जो हमने जो टेक्निक्स देखे उनके बेसिस पे 2 लॉज को उसने क्या किया, प्रपोज किया। यानी इस पूरे लॉ के 2 पार्ट से पहला क्या कहता है, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ ए कंडक्टिंग लूप और कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन इट। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी कॉइल में से, किसी लूप में से पास हो रही हो और उसके साथ लिंक करें, आप सिंपली लिंक करते हैं, तो उसमें ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस होगी। द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस। जब तक उस लूप में से या उस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स को जब तक आप चेंज कर रहे होंगे, उस वक्त क्या होगी, वो ईएमएफ इंड्यूस होगी।
जब आप चेंज नहीं कर रहे होंगे ईएमएफ ने इंड्यूस नहीं होना है। सेकंड पार्ट मैथमेटिकल पोर्शन है जो कि ईएमएफ को क्या करता है, जोड़ता है चेंज इन फ्लक्स के साथ, या बल्कि आप ये भी कह सकते हैं किस रेट से आप फ्लक्स में चेंजिंग लेके आते हैं। आपने देखा था पहले एक स्लाइड में जिसमें आपने देखा फास्ट करने से ज़्यादा ईएमएफ क्या होती है, इंड्यूस होती है। स्लो आप फ्लक्स चेंज करेंगे ईएमएफ इंड्यूस क्या होगी, वो कम होगी। द एवरेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ is directly proportional to negative rate of change of magnetic flux linked with conducting loop or coil। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज, ये हम नेगेटिव बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। क्या कहता है, मैथमेटिकल की तरफ जाते हैं हम। लेट अस कंसीडर डेल्टा फाई इज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, और किस टाइम में ये चेंज हो रही है, डेल्टा टी के अंदर। So average EMF is directly proportional to negative rate of change of flux। फ्लक्स phi 1 से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, phi 2 हो रही हो, और इस चेंज होने के लिए टाइम ले रहा है डेल्टा टी। तो EMF एवरेज जो EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कि एक सेकंड के अंदर फ्लक्स में कितनी चेंजिंग आई उस पर डिपेंडेंट है सिंपली। इन यूनिट टाइम फ्लक्स में कितनी चेंज, ज़्यादा चेंजिंग आएगी ज़्यादा ईएमएफ ने क्या करना है, इंड्यूस होना है। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनली जो साइन है उसको हमने क्या किया, हटाया, तो माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड टी। एन क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि भाई एक सिंगल लूप में से है, तो एवरेज ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। अगर एक और सेम लूप है, दो लूप्स हैं, ठीक है ना, दो लूप्स का कॉइल है, तो उसमें क्या होगा, एवरेज ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ देयर इज फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन अ सिंगल लूप में जो फ्लक्स चेंज है उसमें ट्वाइस डबल हो जाएगा। सो अगर एन लूप्स है तो एन टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, वेयर एन इज द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ लूप्स थ्रू विच द फ्लक्स चेंजेस। कितने आपके पास लूप्स हैं, एन नंबर ऑफ लूप्स हैं एक कॉइल के अंदर, तो एन टाइम्स एक के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, एन टाइम्स टोटल कॉइल के अंदर क्या होना है, ईएमएफ ने इंड्यूस होना है। सो थैंक यू। आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम इस नेगेटिव साइन जो फैराडे ने बताया था हमें, नेगेटिव साइन, इस पे हम एक लेक्चर देने वाले हैं। तो आपने इस लेक्चर के बाद उस लेक्चर को भी समझना है, देखना है। थैंक यू सो मच।